वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। आज का टॉपिक है कंपोनेंट। फेज रूल में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था एक इंपॉर्टेंट टर्म जो था कि फेज। आज का टर्म है दिस इज अ कंपोनेंट। कंपोनेंट को पढ़ने से पहले एक बार आप ज़रूर मेरे लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा कि आपको फेज क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से, और जब फेज आपको क्लियर हो जाएगा देन आपको कंपोनेंट भी समझ में आए। तो कंपोनेंट में पहले हम जानेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट, और हम कंपोनेंट क्यों निकालते हैं। फेज रूल में भी हम कंपोनेंट क्यों देखते हैं। जो मल्टीपल फेजेस होते हैं वो मल्टीपल फेजेस में कितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो मिनिमम से मिनिमम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने का जो तरीका होता है वो कहलाता है कंपोनेंट। इसमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कुछ चीज़ों को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मेनली इसमें होता क्या है, स्पेशली कंपोनेंट को एक्सप्रेस करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम कंपोनेंट की बात करते हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यहां सामने आ रहा है इन टर्म ऑफ विच द कंपोजिशन ऑफ एवरी फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ केमिकल इक्वेशन। चीजें समझ में आ रही होगी कि डिफरेंट फेजेस हैं, और वो डिफरेंट फेजेस में हम क्या देख रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम कितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कितनी केमिकल स्पीशीज है। यहाँ हम दूसरे डेफिनेशन को देखेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट? दिस इज अ नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज। नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज। Then minimum number of constituent या number of chemical species sufficient for determining the composition of all phases of system। एक multiple phases में हमें क्या देखना है, इसमें हम देख रहे हैं minimum number of chemical species। जो देखते हैं वो कहलाता है कंपोनेंट कि कम से कम कितना है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का। वाटर एट ट्रिपल पॉइंट पे देखते हैं तो क्या होते हैं, इसके जो 3 फेजेस होते हैं वो इक्विलिब्रियम होते हैं। तो वाटर एट ट्रिपल पॉइंट हियर 3 फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैंने लास्ट लेक्चर में फेजेस में आपको समझाया था कि फेज यदि देखा जाए तो हियर 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, बिकॉज तीनों की स्टेट चेंज है। और होमोजीनियस मिक्सचर मैंने स्पेशली इस पे समझाया था कि होमोजीनियस मिक्सचर को, होमोजीनियस सॉल्यूशन को देखते हुए हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हेटेरोजीनियस है तो मतलब डिफरेंट फेजेस स्टार्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे हमें देखा एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस स्टेट है। तो P इज इक्वल टू अपने को पता है यहाँ क्या था, 3 था, जो हम लास्ट वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। तो P इज इक्वल टू 3। बट अब हम बात करेंगे कंपोनेंट की। तो यहाँ कंपोनेंट कितना है, तो कंपोनेंट के बारे में जानने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि देखो वैसे तो यदि यहाँ पे देखा जाए तो एक नाम आया था केमिकल इक्वेशन, कि हम एक केमिकल स्पीशीज देखते हैं उसमें मिनिमम से मिनिमम कितनी केमिकल स्पीशीज हुई मतलब ली गई हैं तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कंपोनेंट है। तो यहाँ पे केमिकल स्पीशीज की बात की जाए तो हमें यहाँ पे भी H2O दिखाई पड़ा, यहाँ पे भी वाटर, हर जगह वाटर दिख रहा है। तो सिंपली दिमाग में हमारे आता है कि H2O है। H2O का मतलब है कि कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे 1 है। लेकिन मेरा कहना है कि ठीक है, यहाँ तो हमने एक तुक्का मार लिया कि इसको फॉर्मूला को देख लिया और हमने बोल दिया। एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यदि आप यूज करेंगे तो बहुत ही इजीली आप निकाल पाएंगे। फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट माइनस रिलेशन बिटवीन देम। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट माइनस रिलेशन बिटवीन देम। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कितने हैं, देखिए यहाँ सॉलिड के फॉर्म में, एक लिक्विड के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में, तो अपने को 3 कॉन्स्टिट्यूएंट दिखाई पड़े, तो ये 3 हो गया। अब रिलेशन देखा जाए तो एक रिलेशन तो ये है इनका, और दूसरा रिलेशन हमें ये दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे 2 रिलेशन दिख रहे हैं। तो आप देखिए C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, जो मैंने बताया। इधर भी C इज इक्वल टू 1 था, जो फॉर्मूले को देखते हुए हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। लेकिन आप यहाँ देखें तो C इज इक्वल टू 1 आपको किस तरीके से इस फॉर्मूला के द्वारा भी पता चल पाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम वाटर के साथ साथ सल्फर का भी देखेंगे और मिक्सचर ऑफ गैसेस का भी देखेंगे। एग्जाम्पल आपको मैंने वाटर का समझाया कि वाटर में आपने क्या देखा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फेजेस थे जो ऑलरेडी हम जानते थे। बट हमने इसमें क्या देखा, कंपोनेंट 1 था, बिकॉज हम यदि सॉलिड भी देखें या लिक्विड देखें या गैस देखें अपने वाटर में, तीनों में हमें एक ही चीज दिखाई पड़ रही है, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वाटर, H2O है। और मैंने आपको क्या बोला कि इसमें मेनली जो कंपोनेंट एक्सप्रेस कर रहा है वो किस चीज को देख रहा है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को देखा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, H2O है। तो H2O को देखते हुए अपने को 1 कंपोनेंट समझ में आ रहा था। लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया कि C इज इक्वल टू N माइनस E। C is equal to number of constituent chemical constituent
माइनस रिलेशन बिटवीन देम, इनके बीच में रिलेशन कितना है। तो आपने इसमें देखा कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हियर स्पेशली देखा जाए तो मेनली क्या दिख रहा है, यदि सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में देखा जा रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है 3, लेकिन यहाँ पे इनके रिलेशन क्या है, इनके बीच में सॉलिड लिक्विड, ये आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में, ये भी इक्विलिब्रियम में, मतलब दोनों तीनों क्या हो गए आपके, तो यहाँ पे 2 बिटवीन में इनके बीच में रिलेशन हो रहा है। तो इनके बीच में 1 रिलेशन एंड 2 रिलेशन, तो C इज इक्वल टू 1। तो हम इससे समझ में आता है कि हमारा यहाँ पे क्या है, 1 कंपोनेंट सिस्टम। इसी तरीके से सल्फर की बात की जाए तो सल्फर को सिर्फ सल्फर 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 के हम 4 स्टेट जानते हैं, रोम्बिक फॉर्म में भी होता है, मोनोक्लिनिक फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है, वेपर फॉर्म में होता है। जो रोम्बिक होता है वो सॉलिड होता है, मोनोक्लिनिक भी कैसे स्टेट में होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड है, ये वेपर है। अब दिखाए यहाँ हमें दिख ही रहा है अच्छी तरीके से कि यहाँ पे फेज कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि सबकी देखिए स्टेट चेंज है। ये भी रोम्बिक फॉर्म का जो सॉलिड स्टेट है वो अलग होगा, मोनोक्लिनिक अलग होगा, ये लिक्विड स्टेट है, ये आपका सल्फर जो है वेपर में, तो फेज तो इसका 4 है। अब यदि हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल इक्वेशन को देखते हुए देखिए बात करें तो यहाँ हर जगह अपने को सल्फर दिखाई पड़ रहा है। सल्फर से तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ कॉम्पोनेंट क्या है, 1 है, बट कोशिश करें कि हम फॉर्मूला पुट कर लें, C इज इक्वल टू N माइनस E। अब एंड यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4, यह 4 कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वी विल राइट हियर 4। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो अब रिलेशन देखिए ये आपस में इनके बीच में रिलेशन होगा, देन इनके बीच में होगा, देन इनके बीच में होगा, तो 4 माइनस 3, तो C इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1। मतलब कंपोनेंट यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। और मैंने पहले भी बोल दिया कि हम सल्फर को देखते हुए बात करते हैं तो ये केमिकल फॉर्म में जो सल्फर नाम आ रहा है उससे ही समझ में आ रहा है कि कंपोनेंट क्या है, 1 है। लेकिन हम इक्वेशन में इस तरीके से फॉर्मूला बना के भी बना सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या होगा इसमें, मिनिमम से मिनिमम जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है आपका, C इज इक्वल टू 1, मतलब कंपोनेंट कितना है इसमें, 1 है। तो वाटर में देखा आपने एट ट्रिपल पॉइंट में तो कंपोनेंट कितना था, 1 था। और आपने जब सल्फर को देखा तो इनके 4 स्टेट दिख रही है, रोम्बिक फॉर्म में, मोनोक्लिनिक फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। और इसका भी ध्यान जब हमने फेज देखा तो 4 है, बट कंपोनेंट कितना दिख रहा है इसमें, सिर्फ 1। सल्फर से ही समझ में आ रहा है कि 1 ही होगा, बट मैंने फॉर्मूला आपको समझा दिया है, इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल एक और है, ये तो आपके 1 कंपोनेंट सिस्टम के आप एग्जाम्पल में मान सकते हैं। ऐसे मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस के बारे में मैंने फेजेस में भी आपको बताया था कि मिक्सचर ऑफ गैसेस यदि नाम आता है तो समझ में आता है कि देयर इज अ 1 फेज, क्या बोला जाएगा उसको, 1 फेज, क्योंकि वो एक गैसियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो हमें समझ में नहीं आता, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं एयर को देखकर कि वहां पे कितने सारे गैसेस हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, फेज कितना है, 1 है, क्योंकि वो क्या है, पूरा का पूरा होमोजेनियस है। तो देखिए मिक्सचर ऑफ गैसेस में माना जैसे O2 और N2 है, ओके, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस से O2 और N2 कॉन्स्टिट्यूट 1 फेज। हाउ, अब यहां देखिए मैंने फेज लिख दिया, एक जगह कंपोनेंट लिख दिया है। फेज में बात करें तो फेज तो कहलाएगा गैसियस मिक्सचर, क्या बोलेंगे इसको, गैसियस मिक्सचर, मतलब कि P इज इक्वल टू हो गया 1। बट अब कंपोनेंट की बात की जाए तो हियर दिखाई पड़ा है हमें, देखिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंट, एक अपना क्या दिख रहा है केमिकल स्पीशीज ऑक्सीजन है और एक अपने को दिखाई पड़ रही है नाइट्रोजन। 2 इसमें केमिकल स्पीशीज अलग से ही दिखाई पड़ रही हैं, तो XO2 YN2, तो 3 यहाँ पे 2 कंपोनेंट होंगे। तो हम इन जनरली कैसे बोल सकते हैं, इन जनरल द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ गैसियस मिक्सचर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस प्रेजेंट। मतलब यदि हम मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करेंगे तो हम इंडिविजुअल गैसेस जितने होंगे उन इंडिविजुअल गैसेस को काउंट करके हम लिखेंगे कि कितने कंपोनेंट होंगे, ना कि आप फेज की तरीके से उसको होमोजेनियस मिक्सचर मान के 1 फेज बोल देंगे, नहीं। इसमें आप डिफरेंट जितने भी आपकी केमिकल स्पीशीज होंगी, जितने भी इंडिविजुअली प्रेजेंट होंगे गैसेस, उन सबको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना है, यहाँ कंपोनेंट आ रहा है 2 और फेज क्या है 1। तो आई थिंक इतने एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट यहाँ पे कितना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से समझते हैं हम आगे। अब एक एग्जाम्पल लेंगे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन समझ में आपको समझ में आ रहा है कि NaCl इन वाटर। अब मैं फेज की भी बात करती हूं, इसमें फेज की बात की जाए और कंपोनेंट की बात की जाए
फेज और कंपोनेंट देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मतलब कि यहां NaCl है और वाटर है, ये चीज है। और NaCl और वाटर आपस में एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं, जो मैंने फेज में आपको पढ़ा समझाया था। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन से क्या है कि एक पूरा होमोजीनियस है, तो मतलब क्या है, वो हमें सिंगल दिखाई पड़ रहा है। तो फेज की बात की जाए, कितना होगा 1। सॉल्यूशन ऑफ किसका होगा, ये सॉल्यूशन ऑफ NaCl। लेकिन अब यदि हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां दो चीजें हैं, एक तो NaCl है, दूसरा इसमें क्या है, वाटर है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए, केमिकल स्पेशीज देखा जाए तो यहां पे क्या है, एक सोडियम क्लोराइड है और एक इसमें क्या है, वाटर दिया हुआ है। तो कंपोनेंट यहां कितना होगा, 2 होगा, ना कि 1 होगा। फेज 1 होगा, कंपोनेंट 2 होगा। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ऐसे ही शुगर सॉल्यूशन की भी हम बात कर सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन या सुक्रोज सॉल्यूशन जो भी लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन की भी बात करेंगे तो उसमें भी यही रहेगा। शुगर सॉल्यूशन का मतलब है कि वाटर में शुगर को मिलाया गया है, और हम जानते हैं कि इनका जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है, और होमोजीनियस है मतलब कहीं ना कहीं क्या इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, तो इनका भी इसी तरीके से होगा। ये सॉल्यूशन ऑफ क्या होगा, शुगर होगा इन वाटर। लेकिन अब इसकी बात की जाए कंपोनेंट की, तो हम यहां क्या देख रहे हैं, यहां पे या तो एक चीज है शुगर और दूसरा यहां पे क्या है, वाटर। शुगर और वाटर है, मतलब यहां पे दिखाई पड़ रहा है कि 2 कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट यहां पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो यदि हम एग्जांपल ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात करें तो मैंने अभी इससे पहले एक आपको समझाया था, वो आपने देखा था मिक्सचर ऑफ गैसेस में। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में डिफरेंट जब गैसेस होते हैं, इंडिविजुअली गैसेस को काउंट किया जाता है, ना कि फेजेस की तरीके से मिक्सचर ऑफ गैसेस माना जाता है। तो इसी तरीके से 2 कंपोनेंट सिस्टम की ये भी एग्जांपल है कि आप सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, तो 1 फेज होता है, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल स्पीशीज कितनी है, 2 है। इसमें एक वाटर है और दूसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है। तो आपके यहाँ 2 स्पीशीज है, मतलब कंपोनेंट कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से शुगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो शुगर सॉल्यूशन में भी यही होगा, आपकी कंपोनेंट कितना रहेगा, 2 रहेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ एग्जांपल 6, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम इसमें यदि देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज सॉलिड एंड ये गैसियस फॉर्म में रहता है। ये एक इक्विलिब्रियम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन जब होता है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे इस तरीके से रिएक्शन अपने को मिलती है। अब हम यदि बात करते हैं इसमें फेज कितना है, तो फेज की बात की जाए तो आप देखेंगे यहाँ एक सॉलिड है, दूसरा गैस है, तो दिमाग में याद होगा अपने को कि हियर इज 2 फेजेस, क्योंकि 2 सॉलिड है और एक गैस है, इस तरीके से नहीं। लेकिन यहाँ पे कितने फेजेस होंगे, 3 फेजेस होंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया हुआ है ये चीज कि ये कैल्शियम कार्बोनेट एक अलग फेज बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग फेज बनाएगा, CO2 अलग फेज बनाएगा। तो इसमें जो फेज है वो कितने रहेंगे, 3 फेजेस हैं। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट के लिए बेटर होगा कि आप उस फॉर्मूला को यूज करें जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया हुआ है, और उससे हम बहुत इजीली ही कंपोनेंट को निकाल ले रहे हैं। नहीं तो आप इसका रिएक्शन देखेंगे कि ये कितना इक्विलिब्रियम स्टेट पे, फिर ये कितना है, ऐसे आप कंफ्यूज होंगे। बेटर है सिर्फ इस फॉर्मूले पे ध्यान दें। नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं इसमें, तो नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें कितना है, 1 2 3। अपने को दिख रहा है यहां 3। अब हम बात करते हैं कि यहां पे रिलेशन बिटवीन दैम, ई का मतलब था रिलेशन बिटवीन दैम। तो देखा यहां पे सिर्फ एक ही रिलेशन है कि आपस में ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो रिलेशन कितना था, 1। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। क्लियर है, कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होगा,
कि डिकम्पोजिशन हम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, जब हम इसको हीट करते हैं तो अपने को कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये सॉलिड स्टेट में ये गैसियस फॉर्म में है। वैसे देखा जाए तो सॉलिड यहाँ पे सॉलिड और गैस लिक्विड को हम अलग अलग आइडेंटिफाई करते थे, तो हम बोलते थे कि 3 फेजेस हैं। बट यहाँ पे देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट एक अलग फेज बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग फेज बना रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड नो डाउट होता अलग फेज बनाएगा ही बनाएगा। तो यह 3 फेजेस। अब अपने को जब कंपोनेंट निकालना था तो कंपोनेंट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, C इज इक्वल टू N माइनस E। एंड व्हाट इज N? N इज अ नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। कितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है? 1 2 3। यू विल राइट हियर 3। रिलेशन बिटवीन देम, हियर ओनली 1 रिलेशन कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट बना रहा है। तो 1, तो C इज इक्वल टू क्या होगा? 3 माइनस 1। हियर कंपोनेंट इज 2। Now next example, dissociation of ammonium chloride। dissociation of ammonium chloride में देखा जाए तो अमोनियम क्लोराइड का जब डिसोसिएशन होता है तो बनता है अमोनिया प्लस HCl, मतलब ये सॉलिड स्टेट में, बोथ आर इन गैसियस स्टेट। अब इसमें 2 बातें आएंगी, 2 चीजें देखी जाएंगी। एक तो ये कि जब प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ HCl, जब ये स्टेट रहेगा तब बात की जाए, एक इनका रिलेशन रहेगा आपस में ये वाला, और जब ये रिलेशन इनके बीच में है तो आप यहां देखेंगे कि एक तो रिलेशन ये हो रहा है, दूसरा रिलेशन प्रेशर के फॉर्म में इनके बीच में ये रहता है और इक्विलिब्रियम स्टेट बनाते हैं। तो अब मैं यदि फॉर्मूले की बात करूं तो फिर अगेन आप C इज इक्वल टू N माइनस E, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए 1 2 3 दिख रहा है अपने को। रिलेशन बिटवीन देम देखा जाए तो एक रिलेशन ये है, और यदि इनका प्रेशर इक्वल है तो एक रिलेशन और है, तो यहां पे 2 रिलेशन हो रहे हैं, तो कंपोनेंट हो जाएगा यहां पे 1। डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड में, लेकिन जब प्रेशर ऑफ अमोनिया HCl के प्रेशर की इक्वल नहीं है, एक स्टेट ये भी है जब इक्वल नहीं है, तब जो फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू N माइनस E में C इज इक्वल टू N तो 3 होगा, यहां पे से फिर 1 एक के रिलेशन रहेगा -1, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहां देखिए कंपोनेंट जो अपने को दिख रहा है, एक जगह 1 दिख रहा है, एक जगह 2 दिख रहा है। तो अपने माइंड में इस चीज को रखना है कि यदि प्रेशर इक्वल है दोनों गैसेस का तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट इनकी ये भी रहेगी, तो 1 एक ये पोर्शन आएगा इनका रिलेशन और एक रिलेशन ये रहेगा, तो 2 रिलेशंस हो जाएंगे। लेकिन यदि प्रेशर इक्वल नहीं है दोनों गैसेस के तो क्या हो जाएगा? 1 रहेगा, और तब आपका कंपोनेंट क्या कहलाएगा? 2 रहेगा। अभी तक जो आपने एग्जांपल्स देखे वो या तो मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात की मैंने, शुगर सोल्यूशन की बात की, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की बात की, या मैंने बात की केमिकल स्पीशीज की कि केमिकल रिएक्शंस जब हो रहे हैं तो क्या। अब यदि आयंस हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कितने कंपोनेंट हैं? ये जरूर ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन, स्लेट, नेट, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यदि आयंस दिए होते हैं और अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि आयन की बात की जाए तो माना एक ऐसा सिस्टम दिखाई जा रहा है जिसमें NaCl दिख रहा है, KCl, आयंस भी हैं K प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, वाटर इन लिक्विड फॉर्म, वाटर इन गैसियस फॉर्म। इस तरीके से इतनी चीज़ें दी हुई हैं। इसका मतलब हम सपोज करते हैं कि कंटेनर है जहाँ पे वाटर गैसियस फॉर्म में भी है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, इसके अलावा उसमें NaCl भी है, KCl भी है एंड नो डाउट आयंस भी हैं। तो अब हम जब इसकी बात करते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था वो फॉर्मूला आपके सामने जब था वो फॉर्मूला था C इज इक्वल टू N माइनस E, जहां पे N जो था E जो था जिसको मैंने बोला था रिलेशन बिटवीन देम, तो इसमें एक रिलेशन और
ऐड हो जाता है, दैट इज अ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक रिलेशन ये भी रहेगा जब आयंस होंगे, ये आपको अपने माइंड में रखना होगा। इसके अलावा अब और क्या रिलेशन हो सकते हैं, तो NaCl यहां दिख रहा है, NaCl से Na प्लस Cl माइनस बनेगा। इसी तरीके से KCl देखा जाए तो KCl में K प्लस Cl माइनस, एंड इसके अलावा वाटर था, तो वाटर तो हमारा एक लिक्विड में और दूसरा किस में दिख रहा था, गैसियस फॉर्म में। इस तरीके से देखा जाए तो अपने को 4 रिलेशंस दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 4 रिलेशन दिख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, NaCl था, NaCl का जो स्टेट वो क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस, KCl का भी K प्लस Cl माइनस, और एक स्टेज बनेगी क्या, वाटर, लिक्विड और गैस की। अब हम फॉर्मूला जो लगाएंगे C इज इक्वल टू N माइनस E, तो C इज इक्वल टू N कितना होगा, N की बात की थी मैंने, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 7 हो गए। नाउ रिलेशन बिटवीन देम, तो मैंने आपको बोला एक नया रिलेशन इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज अ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इसके अलावा एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये, तो यहाँ पे टोटल रिलेशन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो यहाँ जो कंपोनेंट होगा वो कितने होंगे, कंपोनेंट 3 कंपोनेंट होगा। ध्यान रखिएगा कंपोनेंट कितना आएगा, 3 आएगा, और वो 3 कंपोनेंट अपने तरीके से यहाँ पे समझ में भी आ रहे हैं, लेकिन हम फॉर्मूला में किस तरीके से पुट करके निकालेंगे, तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट कैसे निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक था कंपोनेंट, आज का टॉपिक था कंपोनेंट, और कंपोनेंट को निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया कि जहां अपने को कंफ्यूजन हो रहा है कई जगहों पे, तो हमें जब सिंगल दिया हुआ है, लाइक सल्फर की बात की जाए या वाटर एट ट्रिपल पॉइंट पे बात की जाए, तो हमें समझ में आ जा रहा है कि कंपोनेंट कितना होगा, बिकॉज वाटर है तो ओनली H2O को देखते हुए हम वहां पे 1 कंपोनेंट बोल सकते हो, सल्फर राउंडिक में हो या मोनोक्लिनिक में हो या लिक्विड में हो या वेपर में हो, लेकिन हमें दिखाई पड़ा था कि वहां से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था, सल्फर था, तो हम कंपोनेंट 1 मान रहे थे। मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात की जाए तो मैंने मिक्सचर ऑफ गैसेस में आपको बताया कि जितने भी इंडिविजुअल गैसेस होते हैं उनको हम काउंट करते हैं, और उन सारे गैसेस को लेकर हम बोलते हैं कि कितने कंपोनेंट होंगे। बट कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं या जिसमें आयंस आ जाते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए आप जरूर इस फॉर्मूला को यूज करिएगा, C इज इक्वल टू N माइनस E। N इज नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड E क्या है आपका, E इज रिलेशन बिटवीन देम। कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और माइनस करके उसमें क्या करेंगे, रिलेशन जो बिटवीन उनके हो रहा है बीच में, वो रिलेशन को हम माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, C इज इक्वल टू N माइनस E। N is number of constituent, chemical constituent, and E is a relation between them। इस फॉर्मूले में आप पुट करने के बाद कंपोनेंट वेरी इजीली निकाल लेंगे। तो आज का टॉपिक कंपोनेंट था। आई थिंक आप सभी को बहुत ही समझ में आया होगा। पहले फेज को पढ़िएगा, वीडियो जरूर देखिएगा फेज का, देन कंपोनेंट को समझिएगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कंपोनेंट भी समझ में आ जाएगा। मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, और देन हम उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, यदि आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किया है तो, साइड में एक बेल आइकॉन है उसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।